बंधन अरेंज ब्राइड ऑफ सीईओ पार्ट 16। हॉल में मौत जैसी खामोशी थी। किसी ने भी सांस लेने की हिम्मत नहीं की थी। आदित्य ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति उतर आई थी। वो एक पल के लिए कशिश की ओर मुड़ा, जिसकी आंखों में आंसू, चेहरा थरथराता हुआ था और होठ कांप रहे थे। आदित्य ने कशिश का हाथ थामते हुए गहरी सांस ली और बहुत ही ठहराव भरी आवाज़ में कहा, ठीक है दादाजी, अगर आपकी यही शर्त है तो मैं मानता हूँ। सबके चेहरों पर जैसे बिजली गिर गई थी। दीक्षा जी ने झट से आगे बढ़कर कहा, आदित्य तुम पागल हो गए हो क्या? दीक्षा जी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उदय जी ने आगे बढ़कर आदित्य का रास्ता रोक लिया था। उनकी आंखों में डर, चिंता और अपनापन एक साथ था। आदित्य, उनकी आवाज़ भारी थी, अपने होश में रहो बेटा। अपनी 10 सालों की तपस्या को यूँ तैश में आकर बर्बाद मत करो। उन्होंने कांपते हाथों से आदित्य के कंधे को थामा। तुमने अग्निवंशी एंटरप्राइजेस को वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। हर पसीने की बूंद, हर रात की मेहनत, सब तुम्हारा नाम बन चुकी है बेटा। आदित्य ने उनकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए उसकी सांसें धीमी हो गई थी। वो बोला नहीं, बस कशिश का हाथ और कसकर थाम लिया था, जैसे वही उसका सच हो। मैं जानता हूँ उदय चाचा। उसकी आवाज़ अब गहरी और टूटती हुई थी। वो कंपनी मेरे लिए कितने मायने रखती है, पर उससे ज़्यादा मायने रखती है वो इंसान जिसके बिना मेरी ज़िंदगी बेमानी है। आदित्य ने उनकी ओर देखा। आंखें भीगी मगर आवाज़ में अड़क सकती थी। जब सब लोग मेरी पत्नी को ठुकरा रहे हैं तब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसका साथ दूँ। उसने धीरे से अपनी घड़ी उतारी और फिर जेब से अपनी कंपनी का आई कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया था। ये सब कुछ आपके नाम था दादाजी, आज से सिर्फ आपका ही रहेगा। कशिश ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। आदि नहीं, ऐसा मत करिए मेरे लिए। नहीं। आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। रविशंकर जी का चेहरा सख्त था, लेकिन उनके कांपते होठों ने बता दिया था कि अंदर कहीं कुछ टूट रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, फिर जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा और इस घर का कोई रिश्ता नहीं। आदित्य ने सिर झुका लिया था। कशिश की आंखें भर आई थीं। उसने एक आखिरी बार उस मेंशन को देखा जहाँ उसे पूरा परिवार मिला था, पर अब वही जगह उसे बेघर कर रही थी। आदित्य और कशिश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अग्निवंशी मेंशन की ऊंची दीवारें, सुनहरी झूमरों की चमक और बरामदे की वो ठंडी हवा, सब जैसे उन्हें रोक रही थी। पर आदित्य ने कशिश का हाथ और कसकर थाम लिया था और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया था। कदमों की आहट अब भारी हो रही थी। हर कदम, हर सांस जैसे एक रिश्ता तोड़ रही थी। गेट के बाहर पहुंचते ही कशिश ने पलट कर देखा। रविशंकर जी अभी वहीं खड़े हुए थे। बस उनकी आंखों में कुछ बुझ चुका था। उन्होंने एक कमज़ोर सांस ली, होंठ हिले, पर शब्द नहीं निकले थे। सिर्फ उनकी छड़ी ज़मीन पर गिरी थी और अगले ही पल वो भी धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े थे। दादाजी! आदित्य की आवाज़ जैसे चीख बन गई थी। वो दौड़ता हुआ अंदर लौटा। किसी डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। रक्षा और दीक्षा जी भी भागती हुई आई। उदय जी ने झुककर रविशंकर जी को संभालने की कोशिश की, पर उनकी नब्ज़ धीमी थी, बहुत धीमी। कशिश के पैर वहीं जमे रह गए थे। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। आदित्य ने कांपते हुए दादाजी का सिर अपनी गोद में रख लिया था। दादाजी देखिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस आप मेरी बात सुन लीजिए। पर रविशंकर जी की पलकों ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली थीं। सिर्फ उनके होठों से टूटी सी आवाज़ निकली, मैं इस लड़की को अपने सामने नहीं देखना चाहता। कशिश के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़ी। नाना जी, मैं। आदित्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। उसकी आंखें लाल थी और आवाज़ कांपती हुई मगर बेहद सख्त थी। कशिश, तुम जाओ। कशिश ने हैरानी से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी बात समझ नहीं पाई हो। पर मैंने कहा जाओ। उसकी आवाज़ इस बार तेज थी, जैसे खुद से लड़ते हुए वो उस पर गुस्सा निकाल रहा हो। गौरी के पास चली जाओ अभी, मैं तुम्हें बाद में वापस लेने आ जाऊंगा। कशिश पीछे हटी। उसकी सांसें टूटी हुई थी, चेहरे पर दर्द साफ था। आदि तुम जाओ कशिश। आदित्य ने एक झटके से कहा और फिर नीचे झुककर दादाजी का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। दादाजी कुछ तो बोलिए, बस एक बार आंखें खोलिए। रविशंकर जी की सांसें अब फंस रही थी। उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और आंखों के कोने से आंसू की एक बूंद ढलकी। मैं नहीं चाहता आदि कि तुम इस लड़की। उनकी आवाज़ टूट गई थी। डॉक्टर कहाँ हैं? उदय जी चिल्लाए। हॉल में अफरा तफरी थी, पर आदित्य का ध्यान सिर्फ दादाजी के चेहरे पर था। उसकी आंखें नम थी, पर भीतर आग जल रही थी। कशिश वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई थी। कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए थे, बस हथेलियाँ काँप रही थीं। आदित्य ने गुस्से और दर्द के बीच सिर झुका लिया था। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। इस बार उसकी आवाज़ काँप गई थी। मेरा इंतज़ार करना। कशिश ने एक आखिरी नज़र उन पर डाली। वो नज़रों में लाचारी थी, दर्द था, पर वो डर कि शायद ही उनका आखिरी मिलना हो। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ी। आंखों में धुंध, दिल में भारीपन। बाहर अंधेरा बढ़ चुका था और हवाएं जैसे उसकी हर सांस को खींच रही थीं। अंदर आदित्य की आवाज़ गूंज उठी थी, दादाजी प्लीज़ आंखें खोलिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ कशिश लगभग बेहोश सी भीगी पलकों के साथ एक घर के सामने जाकर रुकी। धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। गौरी ने दरवाज़ा खोला और सामने का मंजर देखकर जैसे उसका दिल बैठ गया था। कशिश। वो दौड़कर उसकी तरफ आई। क्या हुआ? तू इस हालत में? कशिश बस खड़ी रही थी। उसके होठ काँप रहे थे, आवाज़ नहीं निकली थी। गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, बाल बिखरे और चेहरा फीका पड़ चुका था। गौरी ने उसे तड़प पर गले से लगा लिया था। अग्निवंशी हॉस्पिटल। 24 घंटे बाद रविशंकर जी आईसीयू में थे
ऑक्सीजन मास्क से उनकी सांसें चल रही थी। आदित्य बैठा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे, होठ सूखे और चेहरा पत्थर सा था। उसकी उंगलियां भी दादाजी के हाथ पर थीं, जैसे हर धड़कन को थामे रखना चाहता हो। आदित्य के लिए रविशंकर जी उसके भगवान की तरह थे, जिन्होंने उसकी फैमिली के गुजर जाने के बाद कभी उसे अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी थी। डॉक्टर बाहर आए। सभी लोग उनके आसपास जमा हो गए थे। उदय जी, रक्षा, दीक्षा और आदित्य। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। शायद उनकी भावनात्मक स्थिति ने उन्हें झटका दिया है। उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, देखिए, वो इस वक्त बेहद नाजुक हालत में है। अगर उन्हें दोबारा किसी तरह का सदमा लगा तो शायद उनका दिल उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हॉल में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ मशीनों की बीप गूंजती रही थी, जिससे वक्त भी अब ठहरकर उनकी सांसों को गिनती कर रहा हो। आदित्य की आंखों से एक आंसू चुपचाप ढलक पड़ा था। ये पहली बार था जब उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दादाजी की उंगलियां थामनी थी और फुसफुसाया, मैंने आपको खोने की बात तो नहीं की थी दादाजी, बस अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रहा था। 3 महीने बाद समय जैसे रुक रुक कर बीत गया था। 3 महीने, लंबी थकी हुई रातें और सैकड़ों अनकहे सवाल थे। उस दिन के बाद आदित्य ने कभी पलटकर कशिश की तरफ नहीं देखा था। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, और ना ही वो कभी उससे मिलने आया था। बस एक दीवार खिंच गई थी उस इंसान के बीच जिसने सब कुछ त्याग दिया था, और उस लड़की के बीच जिसने सिर्फ प्यार मांगा था। रविशंकर जी ने अपने गुस्से को फैसले में बदल दिया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी को रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी। एक ऐसी लड़की जो धोखा देकर अग्निवंशी मेंशन में दाखिल हुई हो, उसे यहाँ पढ़ाने या रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और कुछ ही दिनों में कशिश का नाम यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया था। लेकिन बात यही नहीं रुकी थी। अग्निवंशी सरनेम के असर ने मीडिया तक आग पहुंचा दी थी। टीवी चैनलों पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर एक ही हेडलाइन थी, अग्निवंशी परिवार की बहू ने किया धोखा। उसके चेहरे की तस्वीरें, उसके क्लासरूम की तस्वीरें तक फैला दी गई थी। हर जगह वही ताने और वही नफरत। कशिश ने शहर के स्कूलों और ट्यूशन सेंटर्स में जाकर पढ़ाने की कोशिश की तो हर जगह एक ही जवाब मिला, हम अपने बच्चों को किसी धोखेबाज लड़की के पास नहीं भेज सकते। यहाँ तक कि उसे किसी कैफ़े में भी काम नहीं मिल रहा था। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उसने छोटे से छोटा काम पाने की कोशिश न की हो, पर हर जगह धोखेबाज लड़की का टैग उसे दे दिया जाता था। हर बार उसका दिल थोड़ा और टूटता गया, पर आंखों में अब आंसू नहीं बचे थे, बस एक खालीपन था। गौरी के घर, रात का समय था। गौरी उस शाम बगल वाले कमरे में थी जब अचानक मकान मालिकिन गुस्से में आई और बोली, गौरी, तुम उस लड़की को अब तक अपने पास रखे बैठी हो। वो लड़की बदनाम है, हर वक्त तुम्हारे साथ मुँह छुपाए रहती है। अगर वो यहाँ रही तो मैं तुम दोनों को निकाल दूंगी। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस शांत होकर बोली, ठीक है, तो हम चले जाएंगे। उस रात बारिश हो रही थी। सूटकेस में 2 जोड़ी कपड़े और पुरानी कुछ किताबें थी। गौरी ने कशिश की ठंडी हथेलियाँ थाम ली थी। चल, मेरे मामा मामी के घर चलती हूँ, वो अच्छे लोग हैं, तेरे बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। कशिश ने सिर झुका लिया था। उसकी आंखों में थकान थी, पर गौरी की आवाज़ में जो सच्चाई थी वो उसे थामे हुए थी। रात को ही गौरी कशिश को अपने मामा मामी के घर ले आई थी। पुराना सा घर था, दीवारों पर हल्का पीला पेंट और बरामदे में तुलसी का पौधा था। मामी ने दरवाज़ा खोला। अरे गौरी बेटिया, इतनी रात में? मामी, ये मेरी दोस्त है, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। मामी ने बस सिर हिलाया। अंदर आ जाओ बेटा। कशिश ने चुपचाप अंदर कदम रखे। उसका दिल मानो अभी बाहर के दरवाजे पर ही ठहरा हुआ था, वहीं जहाँ से उसकी ज़िंदगी ने पलटकर कभी नहीं देखा था। गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा घर उसका दोस्त होता है। कशिश ने भी धीमे से मुस्कुराने की कोशिश की, पर होठों तक वो मुस्कान पहुँच ही नहीं पाई थी। बस आंखों में एक ही सवाल था, क्या मैंने सच में किसी को धोखा दिया था? वहीं दूसरी तरफ अग्निवंशी एंटरप्राइजेज। देर रात ऑफिस की खिड़की से बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। रात के 9 बज रहे थे, पर आदित्य अभी वहीं बैठा हुआ था। टेबल पर अधूरी फाइलें, ठंडी हो चुकी कॉफ़ी और डेस्क लाइट की फीकी रोशनी में उसका चेहरा और भी थका हुआ लग रहा था। 3 महीने से उसने खुद को काम में डुबो रखा था। दिन रात मीटिंग्स, प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ एक बहाना था ताकि वो सोच न सके, क्योंकि जैसे ही वो आंखें बंद करता था सामने बस कशिश का चेहरा आ जाता था। कशिश के जाने के बाद से वो कभी ठीक से सो भी नहीं पाया था। हर रात वो सोचता, क्यों मैंने उसे जाने दिया, पर जवाब सिर्फ खामोशी देती थी। रविशंकर जी अब पहले से ज़्यादा सख्त और ठंडे हो चुके थे। उस दिन उन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था और अब वो सिर्फ व्हील चेयर पर ही बैठे रहते थे, पर उन्होंने घर में कशिश का नाम लेना भी मना कर दिया था। और आदित्य, उसने बस एक मुखौटा पहन लिया था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे वार्न किया था कि अगर वो इस बार उन्हें छोड़कर गए तो वो जी नहीं पाएंगे। लोग उसे आदित्य अग्निवंशी, बिजनेस वर्ल्ड का यंगेस्ट अचीवर कहते थे, पर उसके भीतर सब कुछ खत्म हो चुका था। रविशंकर अग्निवंशी जी के एक फैसले ने उसे पहले से भी ज़्यादा पत्थर दिल बना दिया था। वो वहीं बैठा था, कुर्सी पर झुका हुआ, लैपटॉप स्क्रीन पर नज़र टिकाए हुए, पर मन कहीं और भटक रहा था। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर गिरकर फिसल रही थी, जैसे कशिश की यादें लौट आई हों। उसने गहरी सांस ली, अपनी टाई ढीली की और कुर्सी से सिर टिकाकर आंखें मूंद ली थी। उसकी पलकों के पीछे वही आवाज़ गूंज उठी थी, आदि, मैंने किसी से झूठ नहीं बोला। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो उसका। उसके गले में कुछ अटक गया था, शायद वो दर्द जो 3 महीने से दफन था। वहीं दूसरी तरफ कमरे की दीवारों पर टंगी घड़ी की सुइयां धीमे धीमे सरक रही थी।
बाहर बारिश की हल्की आवाज़ भीतर तक सुनाई दे रही थी। कशिश ने प्लेट में रखे कुछ और खाने की कोशिश की, पर पहला ही निवाला निकलते ही उसके होठों से एक कल्की सी करहा निकल पड़ी थी। चेहरा पीला पड़ गया था, सांसें भारी होने लगी थी और अगले ही पल उसे उल्टियाँ होने लगी थी। कशिश! गौरी घबराकर उसके पीछे भागी। उसने झट से उसके सिर पर हाथ रखा। ठंडे पसीने से उसका बदन भीग रहा था। बस अब कुछ मत बोल, लेट जा। वो उसे कमरे में ले गई थी। गौरी ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे तकिए पर टिका दिया था। धीरे धीरे कशिश की आंखें बंद हो गई थीं, शायद थकान से या बुखार के असर से। गौरी ने उसके माथे पर भीगा कपड़ा रखा, फिर बाहर आकर दीवार से टिक गई थी। बारिश की बूंदें अब और भी तेज गिरने लगी थीं और गौरी की आंखों से भी वही बूंदें उतर आई थीं, बेआवाज पर बेहद भारी। तभी पीछे से उसकी मामी की आवाज़ आई, गौरी बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? गौरी ने झट से आंसू पोंछे। कुछ नहीं मामी, बस कशिश की चिंता हो रही थी। 2 महीने हो गए हैं इसे, ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। हर रात तेज बुखार हो जाता है, पर डॉक्टर को दिखाने के लिए मना करती है। मामी कुछ पल चुप रहीं, उनकी आंखों में जैसे कोई सोच उतर आई थी। वे धीरे से बोली, गौरी, मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त माँ बनने वाली है। गौरी का चेहरा फक पड़ गया था। क्या? मामी, आप क्या कह रही हैं? मामी ने गहरी सांस ली। बेटा, मैं भी औरत हूँ, पहचानती हूँ वो लक्षण। वो जो मतली, उल्टी, कमजोरी, बुखार, ये सब वही इशारा कर रहे हैं। गौरी ने अविश्वास से मामी की ओर देखा। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। नहीं मामी, ये कैसे हो सकता है? और वो भी इस वक्त? जिंदगी उसके साथ इतने खेल कैसे खेल सकती है? उसकी नजरें कमरे के भीतर सोई कशिश पर गईं। चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे काले घेरे और होंठ सूखे हुए थे। गौरी के मन में सवालों का सैलाब उठ चुका था, पर जवाब किसी के पास नहीं था, न कशिश के पास और न उसके। अगली सुबह की ठंडी हवा में हल्की नमी थी। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, पर गौरी ने जल्दी ही उठा दिया था कशिश को। चल कशिश, आज तुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, उसने सख्त आवाज़ में कहा, लेकिन आंखों में सिर्फ चिंता थी। कशिश कुछ नहीं बोली, धीरे धीरे उठी, दुपट्टा ओढ़ा और बस चुपचाप गौरी के साथ बाहर निकल गई थी। दोनों रिक्शे से पुराने सरकारी हॉस्पिटल पहुंची। गायनेकोलॉजी वार्ड में डॉक्टर शर्मा बैठी थी, उम्रदराज लेकिन चेहरे पर सुकून भरी गंभीरता थी। उन्होंने रिपोर्ट देखी, फिर कशिश की जांच की। कमरे में कुछ देर तक बस अल्ट्रासाउंड मशीन की आवाज़ गूंजती रही थी। फिर डॉक्टर ने धीरे से स्क्रीन बंद की और चेहरा और गंभीर हो गया था। मिस गौरी, आपकी फ्रेंड 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं। गौरी की सांसें थमसी गई थीं। क्या? उसने कांपते हुए पूछा। कशिश ने ना कोई सवाल किया, ना कोई प्रतिक्रिया दी, बस यूं ही नीचे देखती रही थी, जैसे सब कुछ पहले से जानती हो या जैसे कुछ भी सुनने की हिम्मत ही नहीं बची हो। डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन? गौरी ने घबराते हुए पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर? उन्होंने रिपोर्ट्स टेबल पर रखी और गंभीर स्वर में बोली, इनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर जल्द फैसला न किया तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। गौरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मतलब डॉक्टर? डॉक्टर ने सीधा कहा, मेरा सुझाव है कि ये प्रेगनेंसी अभी कंटिन्यू ना करें तो इनके लिए बेहतर होगा। शरीर अभी कमज़ोर है, बुखार, कमज़ोरी और पुराना तनाव, ये सब स्थिति को और भी खतरनाक बना रहे हैं। थोड़ा और वक्त दें खुद को, और फिर चाहें तो बाद में बेबी प्लान कर सकती हैं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी फैल गई थी। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर कशिश अब भी उतनी ही चुप थी। ना खुशी और ना गम, ना कोई सवाल, बस एक सन्नाटा जो भीतर तक उतरता चला गया था। डॉक्टर ने धीरे से कहा, मैं समझती हूँ ये फैसला आसान नहीं होगा, पर सोच समझ कर कदम उठाना होगा। कशिश ने बस हल्के से सिर हिलाया। जी डॉक्टर, मैं कुछ सोच कर बताऊँगी कि मुझे क्या फ़ैसला करना है। बस आप ये बताइए कि कॉम्प्लिकेशन की वजह से मेरे बेबी को तो कोई हार्म नहीं होगा ना? डॉक्टर ने बहुत ही पोलाइटली उसे समझाया। देखिए, बेबी को तो नहीं, लेकिन आपकी जान को खतरा हो सकता है। कशिश ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर झुकाया। फिर वह धीरे धीरे उठी, रिपोर्ट हाथ में लिए बाहर चली गई थी। चेहरे पर अजीब सी खाली नज़र, जैसे जिंदगी ने एक और बोझ उसे थमा दिया हो, बिना पूछे, बिना समझे। कशिश उस दिन घर लौटी तो उसकी आंखों में कोई रंग नहीं था, बस खालीपन था। वो सीधे अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और जैसे सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया हो। पहले तो वो चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही, फिर अचानक कुछ टूट गया था उसके भीतर। आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों से बहने लगे थे, जैसे 3 महीने का सारा दर्द और अकेलापन अब बाहर निकल आया हो। उसकी सिसकियाँ कमरे की दीवारों में समा गई थी। किसी ने सुना भी तो शायद समझा नहीं होता। 4 महीने ऐसे ही बीत चुके थे। जिंदगी जैसे धीरे धीरे रेंग रही थी। गौरी कुछ दिन पहले ही बेंगलोर गई थी अपने एग्ज़ाम देने के लिए, और अब घर में बस सन्नाटा था। यूनिवर्सिटी से सिर्फ कशिश को निकाला गया था, ना कि गौरी को। उस रात कशिश को नींद भी नहीं आ रही थी। कशिश छत पर चली गई, ठंडी हवा में खुद को थोड़ा हल्का करने। आसमान में बादल थे, जैसे वही उसके दिल के बोझ को ओढ़े हुए हों। वह कुछ देर तक टहलती रही, फिर जब नीचे उतरी तो घर के भीतर से धीमी आवाज़ आई। रसोई के पास लाइट जल रही थी। गौरी के मामा मामी कुछ बातें कर रहे थे। मामी की आवाज़ आई, सुनिए, गौरी ने तो कहा था इसका पति जल्दी ही से लेने आएगा। मामा ने ठंडी सांस ली। लेने आ जाएगा?
मुझे तो लगता है उस आदमी ने इसे छोड़ दिया है। गौरी ने कुछ दिन की बात कही थी और अब इस लड़की को 4 महीने हो गए हैं। मामी ने धीमे मगर कटु स्वर में कहा, और कब तक ये हमारे घर में रहेगी? देखो जी, गौरी जीजी की लड़की है, हमारा फर्ज है उसका ध्यान रखना। पर यह कशिश, इससे कौन सा हमारा खून का रिश्ता है? कशिश की सांसें रुक सी गई थी। वो दीवार के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। आंखों में फिर से वही नमक भरी चमक लौट आई थी। मामी जी आके बोली, अब कुछ महीनों में इसका बच्चा भी हो जाएगा, तो हम कैसे और लोगों का खर्चा उठाएंगे? लोग क्या कहेंगे? घर की इज्जत का क्या होगा? मामा चुप रहे, पर वो चुप्पी भी किसी फैसले जैसी थी। उन्होंने मामी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, गौरी अगले हफ्ते वापस आएगी, मैं उससे खुद बात करूँगा। कशिश की आंखों से आंसू चुपचाप नीचे गिरते गए थे। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, सीढ़ियाँ चढ़ी, कमरे में पहुंची तो सब कुछ धुंधला था। आईने में खुद को देखा, थकी, कमज़ोर, पर अब भी जिंदा थी। उसने पेट पर हाथ रखा और बस इतना फुसफुसाई, किसी ने नहीं चाहा, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ। कमरे में बस अंधेरा था। कशिश आईने के सामने खड़ी हुई थी। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में नींद नहीं थी, बस थकावट और आंसू थे। वो धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ रखती है, जैसे किसी से बात कर रही हो। सुनो बेबी, तुम जानते हो ना, तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सब कहते हैं कि आपकी मम्मा अकेली हैं, कि आपकी मम्मा को कोई नहीं चाहता, पर तुम तो अपनी मम्मा को चाहते हो ना? वो धीरे से मुस्कुराई, जैसे खुद को समझा रही हो। मेरी जान, आपकी मम्मा आपको किसी पर बोझ नहीं बनने देंगी। और हाँ, हमारे जाने के बाद ना, आपके पापा आपको ज़रूर ढूंढ लेंगे, तो उन्हें ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। आपके पापा को गुस्सा बहुत आता है, तो आप ना उन्हें मुस्कुराना सिखाइएगा और उन्हें बताइएगा कि आपकी मम्मा को उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती थी। और हाँ, कभी भी अपने पापा को ब्लेम मत कीजिएगा कि उन्होंने आपकी मम्मा को क्यों छोड़ा, क्योंकि आपकी मम्मा जानती हैं कि आपके पापा सांस लेना छोड़ सकते हैं, पर आपके पढ़ना नाजी की बात नहीं टाल सकते। उसकी आंखों से फिर से कुछ आंसू टपक पड़े थे। उसने खुद को संभाला, दुपट्टा हटाया और अपने आंसुओं को समेटते हुए लेट गई थी। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। कशिश ने जल्दी से उठकर अपने बैग तैयार किया, थोड़ा पानी पिया और धीरे से बाहर निकल गई थी। मामा मामी जी भी सो रहे थे, इसलिए उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। वो शहर की गलियों में घूमती रही, कभी किसी दुकान पर पूछती तो कभी किसी होटल के बाहर, भाई काम चाहिए, थोड़े दिन ही सही। पर हर जगह एक ही जवाब मिलता, मैडम आप तो प्रेग्नेंट हैं, आपको इस वक्त आराम चाहिए, काम नहीं। कभी कोई मना कर देता तो कभी कोई हंसकर टाल देता। धीरे धीरे सूरज सिर पर आ गया था और कशिश की चाल भी धीमी हो गई थी। पेट भारी था और शरीर थका हुआ था और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। वो एक मंदिर के पास जाकर रुक गई थी, सीढ़ियों पर बैठी और सिर दीवार से टिका लिया था। शाम की आरती की घंटियां बज रही थीं, पर उसके कानों में बस अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने आंखें बंद की और तभी उसे याद आया, कुछ महीने पहले उसे एक अजनबी का फ़ोन आया था। उसने कहा था कि आपने मेरी जान बचाई थी, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। वह पल उसे आज याद आ गया था। कशिश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी बहुत देर तक सोचती रही कि उसे कॉल करनी चाहिए, क्या वो इंसान उसकी मदद करेगा या नहीं। फिर उसने हिम्मत जुटाई और उस शख्स का पुराना नंबर ढूंढकर कॉल कर दिया था। कई बार घंटी बजी, फिर एक गंभीर पर शांत आवाज़ आई, हेलो। आवाज़ गंभीर थी। वो आदमी था वरदान। कशिश की आवाज़ टूट रही थी, हेलो, आपने कुछ महीने पहले मुझे फ़ोन किया था और आपने कहा था कि मैंने किसी की जान बचाई थी और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप मेरी मदद करेंगे। कशिश ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया था। वरदान की आवाज़ तुरंत नरम पड़ गई थी। फ़ोन के उस पार कुछ पल की खामोशी रही। फिर वरदान ने कहा, ओह हाँ, मुझे याद है, आप वही हैं जिन्होंने मेरे एक दोस्त की जान बचाई थी। बताइए कैसी हैं आप? कशिश ने गहरी सांस ली, पर शब्द उसके जैसे गले में अटक गए थे। उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप कर सकते हैं? वरदान का स्वर सीधा और विनम्र था। जी ज़रूर, बताइए कैसी मदद चाहिए आपको? कशिश कुछ पल चुप रही। फिर उसने गौरी के मामा मामी के बारे में सोचा। वो अनजाने में ही उन पर बोझ बन गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वरदान ने कहा, कितने चाहिए बताइए? कशिश ने डरते डरते कहा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा है, पर मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे इतने रुपयों की ज़रूरत है। वरदान ने हैरानी से कहा, सिर्फ 1 लाख? अगर आप चाहो तो मैं तुम्हें 2 करोड़ भी दे सकता हूँ। कशिश जल्दी से बोली, नहीं, इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 1 लाख रुपए काफ़ी हैं। मुझे किसी का कर्ज चुकाना है और थोड़ी अपनी ज़रूरत के लिए भी रख लूँगी। फ़ोन के उस पार
कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर वरदान ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे मिलो। मैं 2 घंटे में शहर के ब्लूबर्ड कैफ़े में पहुंचता हूं, वहीं पैसे दे दूंगा। 2 घंटे बाद कशिश कैफ़े के बाहर खड़ी हुई थी। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका रखा था। पेट अब साफ दिखने लगा था उसका। 7 महीने का वक्त बीत चुका था। वो अंदर जाने से डर रही थी। उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, पर उसे अपनी इस हरकत पर बहुत अफसोस भी था कि वो इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है कि किसी से उसकी जान बचाने की कीमत मांग रही है। लेकिन वो भी मजबूर थी, क्योंकि गौरी के मामा मामी ने उसकी देखभाल और दवाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, जिस वजह से वो चाहती थी कि वो उनके पैसे उन्हें लौटा दे ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। थोड़ी देर बाद वरदान कैफ़े में आया, ऊंचा सदा हुआ आदमी जो पहली नज़र में अजनबी लग रहा था। उसने एक मेज़ पर जाकर बैग रखा और फ़ोन पर कशिश को कॉल किया। मैं पहुंच गया हूँ मैम, आप कहाँ हैं? कशिश ने जब वरदान को अपने सामने देखा तो घबरा गई थी और उसके देखने से पहले ही छुप गई थी। वरदान भैया, उसने कांपती आवाज़ में कहा। ये वो इंसान हैं जिनकी मैंने जान बचाई थी? उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं इनके सामने नहीं जा सकती। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, आप कहाँ हैं मिस? मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कशिश ने अपने माथे का पसीना पोंछा और हकलाते हुए कहा, आप पैकेट टेबल पर रख दीजिए, मैं खुद आकर ले लूँगी। मैं अपनी पहचान रिवील नहीं करना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। वरदान थोड़ा चौंका, लेकिन बोला, ठीक है, जैसा आप चाहें। उसने टेबल पर पैकेट रखा और बाहर जाने का नाटक किया। कशिश ने खिड़की के पीछे से झाँका। जैसे ही उसे लगा कि वरदान चला गया है, वो धीरे धीरे अंदर आई, चारों ओर देखा और जल्दी से वह पैकेट उठाकर अपने पुराने से बैग में डाल लिया था। पर जैसे ही वो मुड़ी, पीछे से एक धीमी लेकिन पहचानी हुई आवाज़ आई, कशिश भाभी। उसके कदम वहीं रुक गए थे। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसने धीरे से पीछे देखा। वरदान वहीं खड़ा हुआ था। वो अब पूरी तरह से हैरान था। उसकी नज़रें कशिश के चेहरे से सरक कर उसके पेट पर जाकर ठहर गई थीं। उसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया था, होठ कांपते हुए बस इतना ही निकला था, भाभी आप? कशिश की आंखों से आंसू झड़ने लगे थे। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं निकले थे। बस वो वहीं खड़ी रही। एक तरफ शर्म, डर और टूटी हुई उम्मीदें, और दूसरी तरफ था वरदान, जो अब समझ चुका था कि वो कौन है और किसकी अधूरी कहानी अपने साथ लेकर चल रही है। कशिश के कदम जैसे पत्थर बन गए थे। वरदान को अपने सामने देखकर उसके अंदर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया था। वह कुछ पल तो यूं ही खड़ी रही, फिर हिम्मत जुटाई और धीरे से वो पैसों का पैकेट जो उसने अभी बैग में रखा था निकालकर वरदान की ओर बढ़ा दिया था। ये रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। वरदान ने उसे रोकने की कोशिश की, भाभी सुनिए तो, लेकिन कशिश ने उसका हाथ थामे बिना धीरे से कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वो मुड़ी और तेज़ कदमों से बाहर निकलने लगी थी। वरदान भी उसके पीछे आया। उसकी आवाज़ काँप रही थी, भाभी, तो आप ही वो इंसान हैं जिसने आदित्य भाई की जान बचाई थी। कशिश ने उसकी बात अनसुनी की, कदम और तेज़ कर दिए थे। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपकी भाभी नहीं हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने जल्दी से अपना चेहरा मोड़ लिया था। वरदान उसके आगे जाकर रुक गया था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। भाभी, आप ये बात मेरी आंखों में देखकर कहिए कि आप उन्हें नहीं जानती, बस एक बार। कशिश ने नजरें झुका ली थी। दिल भारी था और सांसें टूटी हुई सी लग रही थीं। उसने वरदान का हाथ झटकते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानती, और वो जल्दी से पीछे मुड़ी, भीड़ में खो गई थी। वरदान कुछ पल वहीं खड़ा रह गया, हवा में जैसे उसकी बात अधूरी रह गई थी। वो बाहर भागा, चारों तरफ देखा, पर कशिश कहीं नहीं थी। सड़क पर बस गाड़ियों के हॉर्न और बारिश की हल्की बूंदें थी। भाभी, उसने धीमे से कहा, पर जवाब में बस सन्नाटा था। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। गौरी के मामा मामी घर में परेशान बैठे हुए थे। मामी ने बेचैनी से कहा, सुनिए जी, वो लड़की अब तक वापस नहीं आई है। मामा अखबार में झांकते हुए बोले, शायद अपने किसी रिश्तेदार के घर गई होगी। मामी ने झुंझलाते हुए कहा, वो अनाथ बच्ची है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो कहाँ जाएगी? उनकी आंखों में हल्की चिंता भी थी। मुझे तो लगता है कल रात उसने हमारी बातें सुन ली थी। मामी ने धीमे से कहा, मामा जी ने ठंडी सांस ली तो अच्छा हुआ ना, जान छूटी। तुम ही तो कहती थी कि वो चली जाए। मामी की आवाज़ इस बार थोड़ी टूटी हुई थी। मैं चाहती थी कि वो अपने पति के साथ जाए, अभी उम्र क्या है उसकी, पर इस तरह चली जाएगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ कशिश फिर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई थी। पूरा दिन निकल गया था, उसने कुछ नहीं खाया था। भूख और कमज़ोरी से सिर चकरा रहा था उसका। उसने दीवार से टिककर आंखें बंद कर ली थी, पेट पर हाथ रखा, जैसे अपने बच्चे को महसूस कर रही हो। उसी वक्त
उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर चमका गौरी। कशिश ने जल्दी से उठाया, धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। हाय मेरी जान, कैसी है तू? गौरी की आवाज़ में वही पुरानी गर्माहट थी। कशिश ने कांपती आवाज़ में कहा, बहुत अच्छी हूँ, तू बता तेरे एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे, लेकिन तुझे बहुत याद करती हूँ पगली। सिर्फ तेरी वजह से मैं इस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रही हूँ। अगर तूने मुझे अपनी कसम न दी होती ना, तो मैं वहाँ कभी कदम नहीं रखती जहाँ से तुझे निकाला गया हो। तभी कशिश ने झुंझलाते हुए कहा, अगर इमोशनल बात ही करनी है तो मैं फ़ोन रखूँ? तभी गौरी हंसी और बोली, अच्छा सुन, मैंने तेरी बेबी के लिए बहुत सारे टॉयज़ लिए हैं। कशिश की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, सच में तू तो बहुत प्यारी मासी है। गौरी खिलखिलाई, बस 2 दिन बाद वापस आ रही हूँ, तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखना, ओके? और खाना टाइम पर खा लेना, हाँ? कशिश ने धीरे से कहा, लेकिन तभी कॉल कट गई थी। स्क्रीन पर फ़ोन स्विच ऑफ लिखा आ गया था। बैटरी खत्म हो चुकी थी। कशिश ने फ़ोन सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। रात गहराती जा रही थी और उसके पास ना तो घर था और ना ही कोई ठिकाना कि वो इस रात में कहीं और चली जाए। बस एक आस थी कि शायद कल का सूरज उसके और उसके बच्चे के लिए कोई नहीं राह लाएगा। ऑफिस की घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। बाकी सारे कर्मचारी जा चुके थे, लेकिन आदित्य अभी अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। फाइलों का ढेर उसके सामने पड़ा हुआ था, पर असल में वो सिर्फ नज़रें घुमा रहा था। दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। कशिश के जाने के बाद से उसे नींद, भूख और चैन सब कुछ छोड़ चुका था। अब उसकी दुनिया बस काम तक सिमट गई थी। फाइलें, मीटिंग्स और डेडलाइंस, यही उसका सुकून बन चुके थे। तभी अचानक कैबिन का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। वरदान तेज़ कदमों से अंदर आया। चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सामने रविशंकर जी व्हील चेयर पर बैठे हैं, उसकी चाल धीमी पड़ गई थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी और आवाज़ कांप गई थी, दादाजी। रविशंकर जी ने उसे गौर से देखा। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है? आदित्य ने भी सिर उठाया। आंखों के नीचे थकान और नींद की कमी साफ दिखाई दे रही थी। कहो वरदान, सब ठीक तो है ना बेटा? कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर वरदान ने धीरे से कहा, भाई, भाभी। आदित्य की नज़र अचानक ठहर गई थी। क्या हुआ तुम्हारी भाभी को? वरदान की सांसें तेज़ हो गई थीं। वो बोला, भाई वो कशिश भाभी। बस इतना ही सुना था कि रविशंकर जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। कशिश? उनकी सांसें अटकने लगी थी। आदित्य झट से उठ खड़ा हुआ था। दादाजी, डॉक्टर को बुलाओ अभी। स्टाफ दौड़ पड़ा था। आदित्य खुद व्हीलचेयर के पास झुका। दादाजी प्लीज़, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर आए, दवाइयाँ दी और सबको शांत रहने को कहा। फिर आदित्य ने वरदान की तरफ देखा। चेहरा अब भी सख्त और आंखें लाल थीं। आज के बाद उस लड़की का नाम भी तुम्हारी ज़ुबान पर मत लाना। तुम नहीं जानते कि उस लड़की का नाम सुनते ही दादाजी पैनिक करने लगते हैं, और तुम्हारे सामने ही डॉक्टर ने वार्न किया था ना कि उन्हें कोई सदमा नहीं देना है। वरदान सक पका गया था। भाई पर वो, इनफ वरदान। आदित्य की आवाज़ गूंज उठी थी। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया था। रात के करीब 1 बज चुके थे। डॉक्टर जा चुका था। रविशंकर जी अपने कमरे में सो चुके थे, मगर नींद सिर्फ एक को नहीं आई थी, आदित्य को। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद किया और दीवार के सहारे नीचे बैठ गया था। उसके चेहरे से सारा सख्ती का मुखौटा उतर गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तड़प तड़प कर रो रहा था। उसने धीरे से कहा, कशिश, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम भी तो मुझे याद करती हो ना? उसकी आवाज़ टूटी, गले से सिसकियाँ निकली। वो जो कभी किसी के सामने झुका नहीं था, जो दुनिया के लिए पत्थर दिला देता था, जिसके लिए प्यार और इमोशंस की कोई कीमत नहीं थी, आज वही इंसान किसी बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रो रहा था। उसने कशिश के नाइट सूट का दुपट्टा अपने हाथ में थामा हुआ था। कमरे की खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, उसके टूटते हुए दिल की। रात के 2 बज चुके थे। सड़कें खाली थी और हवा में ठंड खुली हुई थी। शहर के आखिरी छोर पर बने पुराने बस स्टॉप की टिमटिमाती लाइट बीच बीच में बुझ रही थी। कशिश उसी बस स्टॉप के वेटिंग एरिया की लोहे की बेंच पर बैठी हुई थी, थकी हुई, टूटी हुई और अंदर से बिल्कुल खाली। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, होंठ सूखे हुए। फटे हुए बैग को उसने अपनी गोद में कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी पलकों पर नींद का बोझ था, पर दिल में डर भी था, कहीं कोई आ ना जाए। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। सिर लोहे के पोल से टिक गया था और कुछ ही पल में वो हल्की सी नींद में चली गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट के नीचे उड़ते हुए कुछ कीड़े और दूर से आती किसी ट्रक की आवाज़ थी। कुछ देर बाद
कशिश की आंखें अचानक खुल गई थीं। उसका माथा पसीने से भीग गया था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। एक अजीब सी टीस उठ रही थी, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे बहुत तेज। वो करा उठी थी। माँ! उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। पेट पर दर्द की लहरें बार बार उठ रही थीं। उसने बेंच को थामने की कोशिश की, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, चेहरा पीला पड़ गया था। भगवान प्लीज! वो बामुश्किल फुसफुसाई। उसका एक हाथ पेट पर था और दूसरा हाथ बेंच पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। बस स्टॉप की लाइट झपकी, हवा तेज चली और अगले ही पल कशिश नीचे गिर पड़ी थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, comment and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.